नमस्कार, फैक्ट्स एंड फिगर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। अंग्रेजी की मशहूर लाइन है, वन रोटेन एप्पल स्पॉइल द होल बैरल, यानी एक खराब सेव पूरी टोकरी को खराब कर सकता है। साल 1736 में इस कोट का इस्तेमाल अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी किया था और आज ये लाइन अमेरिका के ही सबसे ताकतवर शख्सियत पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो संयोग से मौजूदा वक्त में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, जिसके एक साल के भीतर दो विपरीत चेहरे नजर आए हैं। शांति के दूत से लेकर दुनिया की शांति भंग करने वाले नेता की पहचान बनती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर गढ़ने पर आमादा दिख रहे हैं। इस शख्सियत ने सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश को ताकत के दम पर चलाने का फैसला कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी की शुरुआत से ही दुनिया में उथल पुथल मची है और पहले तो इन्होंने युद्ध रुकवाने के नाम पर नोबेल पुरस्कार पाने के लिए जिद की और अब युद्ध पर उतारू होकर नए नए देशों को अमेरिका में मिलाने की जिद कर रहे हैं। ट्रंप बचपने में है या ताकत के नशे में, समझना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल दुनिया को जो समझ में आ रहा है वो है ट्रंप की विस्तारवादी नीति, जिनके ऐलान के सामने तानाशाह की तोहमत झेलने वाले पुतिन, कम्युनिस्टवादी चीन के नेता जिनपिंग सब बौने नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला से शुरू हुए ट्रंप के विस्तारवादी मंसूबे का अगला निशाना ग्रीनलैंड है। उसके साथ साथ वो कोलंबिया और क्यूबा के नेता को भी धमकी दे चुके हैं, जबकि मैक्सिको तो हमेशा से ट्रंप के निशाने पर है। ये मैप आप देख रहे हैं, ग्रीनलैंड पर निगाहें हैं। क्यूबा और मैक्सिको, ये जो लैटिन अमेरिका का हिस्सा है, यानी अमेरिका से नीचे आप चले जाइए तो ये देश पड़ते हैं जिन पर पहले से वो धमका चुके हैं। यानी एक नहीं, वेनेजुएला को मिलाकर कुल 5 देशों पर ट्रंप की नई सनक का शिकार होने का खतरा इस वक्त है। लेकिन आज फैक्ट्स एंड फिगर्स में ग्रीनलैंड और उससे जुड़े तमाम इंटरनेशनल टेंशन की बात होगी, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अपने अधिकारियों को आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। और इसीलिए फैक्ट्स एंड फिगर्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वेनेजुएला के बाद ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा आखिर क्यों चाहते हैं। सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या सोच रहे हैं, क्यों कब्जा क्यों चाहते हैं। दूसरा, ट्रंप के ग्रीनलैंड पानी की हसरत में क्या नाटो बिखर जाएगा, जिसको लेकर कई देशों के नेता चिंता जाहिर कर चुके हैं। तीसरा, ट्रंप के विस्तारवादी सोच से वर्ल्ड ऑर्डर में क्या बदलाव आ सकता है, अब यह समझने के बाद है, क्योंकि सबसे ताकतवर देश के तौर पर जो नाम था उसकी वजह से कई देश टेंशन में हैं। और पश्चिम में अमेरिका खुद तो क्या पूरब में चीन को चौधरी बनने देगा, यह भी सवाल है। ये दो हिस्सों में बांटने की दुनिया की जो नीति है, क्या वो अब संकेत मिल रही। और अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करेगा तो क्या चीन ताइवान में युद्ध होगा, हम आपको दिखाएंगे आगे। और इतना ही नहीं, ट्रंप जो कर रहे हैं वो किसी चिंगारी से कम नहीं है, जो किसी भी वक्त भीषण आग में बदल सकती है। व्हाइट हाउस से रोजाना जो ऊल जुलूल बयान बाहर आ रहे हैं वो किसी भी वक्त दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की आग में झोंक सकता है। वेनेजुएला नहीं, अब ग्रीनलैंड ग्लोबल विवाद का बड़ा कारण बन चुका है और इस कारण दुनिया में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के कितने आयाम दिख रहे हैं, इन संभावनाओं पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले समझिए कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी शिगुफे की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप के एक सहयोगी स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी झंडे के रंगों में ग्रीनलैंड का एक नक्शा पोस्ट किया था। इसके साथ शब्द लिखा था, जल्द ही। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बड़ी बात कही और उसी के बाद ग्रीनलैंड कहां है, गूगल पर इसकी खोज भी तेज हो गई। तो एक बार यहां भी जिक्र जरूरी है कि दुनिया के नक्शे पर ग्रीनलैंड कहां है और कितना बड़ा है। तो ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी जिसके चारों ओर पानी है। यह ग्रीनलैंड है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ग्रीनलैंड के पश्चिम में कनाडा है तो पूरब में आइसलैंड है। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का हिस्सा माना जाता है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। एक स्वायत्त यानी सेल्फ गवर्निंग क्षेत्र है। ग्रीनलैंड 1721 से 1953 तक डेनमार्क की कॉलोनी थी। ग्रीनलैंड डेनमार्क शासन के भीतर एक स्वतंत्र देश है। हालांकि डेनमार्क ग्रीनलैंड के विदेश, रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है और इसीलिए डेनमार्क का ही कब्जा इसमें माना जाता है। डेनमार्क के ही प्रधानमंत्री से बातचीत हो रही है अमेरिका की, लेकिन वो मना कर रहे हैं। 21 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले ग्रीनलैंड द्वीप पर सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं, क्योंकि इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ रहने वाले लोग, ग्रीनलैंड की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा मछली पालन से ही आता है, उसी पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा वहाँ के लोगों को डेनमार्क सरकार से आर्थिक मदद के तौर पर सब्सिडी भी मिलती है। तो ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है, जो मुख्य डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से
3,540 किलोमीटर दूर है। सीधी फ्लाइट हो तो कोपनहेगन से नूक पहुंचने में करीब 5 घंटे का वक्त लगता है। आप समझिए कि दोनों देशों के बीच में समंदर है और यहां से वहां तक जाने में 5 घंटे का वक्त लगता है। और अब यह भी समझिए कि ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी क्या नई है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश 150 साल पुरानी है। इतिहास बताता है कि 1867 में अलास्का खरीदने के बाद अमेरिका ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश भी की थी। इसके बाद साल 1910 में फिर से ग्रीनलैंड को खरीदने की योजना बनाई गई और इसके लिए अमेरिका, जर्मनी और डेनमार्क के बीच एक प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन वो योजना भी कामयाब नहीं हो पाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड समझौते के तहत अमेरिका ने इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव दिया, जिसे डेनमार्क ने इनकार कर दिया। इसके बाद 1951 में हुए नए समझौते के तहत यहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी मजबूत हो गई और तब से अमेरिका का वहां मिलिट्री बेस मौजूद है। आज भी थुले एयर बेस आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका का सबसे अहम सैन्य ठिकाना माना जाता है। तो सवाल है कि फिर भी अमेरिका ग्रीनलैंड को पूरी तरीके से क्यों हासिल करना चाहता है? ग्रीनलैंड की अहमियत और चाहत के पीछे 2 वजह हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा सामरिक तौर पर ग्रीनलैंड को भौगोलिक स्थिति जो उसकी है। और अब दोनों को एक एक करके हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों यह जरूरी हो जाता है। तो ग्रीनलैंड का करीब 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। ये देखिए, वर्ल्ड मैप में आपको ग्रीनलैंड की लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि चारों तरफ समंदर से घिरा है और इसके साथ आधा हिस्सा या आधे से ज्यादा हिस्सा आप देखेंगे तो सफेद दिखाई देता है। तो 80% के आसपास जो व्हाइट पार्ट है वो बर्फ से ढका हुआ है और माना जाता है कि यहाँ दुनिया का करीब 20% शुद्ध पानी का, पीने वाले पानी का भंडार मौजूद है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते जल संकट के दौर में यह पानी भविष्य के लिए किसी बड़े प्राकृतिक संसाधन से कम नहीं है। ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीनलैंड में हाइड्रो पावर की बड़ी क्षमता मानी जाती है और इसके अलावा यहाँ कोयला, आयरन, शीशा, जिंक, प्लैटिनम और सोने का भी भंडार है। इन सब में खास है दुर्लभ खनिज टैंटलम और यूरेनियम की मौजूदगी, जो नई तकनीकी और डिफेंस सेक्टर के लिए बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से ढकी जमीन नहीं है, यह शुद्ध पानी, खनिज, ऊर्जा के खजाने और सुरक्षा का केंद्र भी है। और अब समझिए ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर की दूसरी वजह, यानी सामरिक तौर पर इसका रणनीतिक महत्व है, क्योंकि अमेरिका ग्रीनलैंड को सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि अपने भविष्य की तकनीकी और रणनीतिक सुरक्षा की तैयारी के रूप में देखता है। दरअसल ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच मौजूद है। अमेरिकी सुरक्षा के लिहाज से ये लोकेशन बहुत अहम है। ग्रीनलैंड से रूस और यूरोप पर नजर रखना अमेरिका के लिए आसान है। यहां से उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक में भी अमेरिका की पकड़ मजबूत होगी। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता चीन है, क्योंकि चीनी कंपनियां यहां माइनिंग प्रोजेक्ट में बड़ी दिलचस्पी दिखा रही हैं, खास करके रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग में। माना जा रहा है कि चीन के जो पहले से ही रेयर अर्थ मिनरल का सप्लाई चीन पर मजबूत पकड़ रखता है, और अगर चीन ग्रीनलैंड के संसाधनों पर भी कब्जा जमाता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए रणनीतिक खतरा बढ़ जाएगा। और इसीलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि जो भी ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वो अटलांटिक और आर्कटिक के समुद्री रूट को भी कंट्रोल कर सकता है। अब अमेरिका आर्कटिक में बढ़ रही रूस और चीन की मौजूदगी के काउंटर के तौर पर ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा चाहता है। ग्रीनलैंड अमेरिका को रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने और मिसाइल हमलों के खतरों को समय रहते पहचानने में मदद कर सकता है। और इसीलिए अमेरिका का कहना है कि ग्रीनलैंड उसके लिए खनिजों से ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ग्रीनलैंड पर जो ट्रंप ने बात कही है, ट्रंप ने कब्जे नियंत्रण की, उसके 2 प्रमुख फैक्टर्स हैं। उसका एक मिलिट्री रीजन है और एक इकोनॉमिक रीजन है, और दूसरा उसका मिलिट्री और सिक्योरिटी रीजन है। देखिए, ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक क्षेत्र में आता है और पिछले वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र की बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बढ़ी है। रशियन वेसल और जो चाइनीज वेसल की गतिविधियां भी वहां पर बढ़ी हैं, वो भी एक बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड के माध्यम से आर्कटिक पे कंट्रोल करके जो रशियन वेसल प्रेजेंस है और जो चाइनीज वेसल प्रेजेंस है उसको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करना चाहते होंगे ट्रम्प, ये कारण हो सकता है। इकोनॉमिक कारण इसका ये है कि जो ग्रीनलैंड है वो चीन के बाद जो है हम देखते हैं कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका एक बहुत बड़ा स्टोरेज और खजाना वहां पर है। तो ये इकोनॉमिक कारण भी होगा जो कहीं ना कहीं ट्रम्प को मोटिवेट कर रहा है। और इसीलिए ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड पर बयानबाजी कर रहे हैं।
और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसकी शुरुआत 2025 में की है। साल 2019 में भी पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की थी। तब भी डेनमार्क ने उस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया था और यही वजह है कि अब ट्रंप ने मिलिट्री तरीके से ग्रीनलैंड पर कब्जे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी 6 जनवरी को बड़ा बयान दिया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड को हासिल करना संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये आर्कटिक क्षेत्र में दुश्मनों को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सेना के इस्तेमाल का विकल्प भी खुला है। The acquisition of Greenland by the United States is not a new idea. This is something that presidents dating back to the 1800s have said is advantageous for America's national security. The president has been very open and clear with all of you and with the world that he views it in the best interest of the United States to deter Russian and Chinese aggression in the Arctic region. Past presidents and past leaders have often ruled things out. They've often been very open about ruling things in and basically broadcasting their foreign policy strategy to the rest of the world, not just to our allies, but most egregiously to our adversaries. That's not something this president does. All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interests of the United States. But I will just say that the president's first option always has been diplomacy. तो करीब 60,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड के पास सेना के नाम पर सिर्फ डेनमार्क की सेना है, जिसकी अमेरिका के सामने कोई बिसात ही नहीं होगी। कई रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट तक ये दावा करते हैं कि यूएस अपने 5 मिलिट्री हेलीकॉप्टर भेजकर भी ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका नाम खराब होगा। लिहाजा उसने अलग तरीके खोज रखे हैं और वो उन पर काम भी शुरू कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका अब ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए 4 विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसमें पहला विकल्प है कूटनीतिक कोशिशों को जारी रखना, जिसमें डेनमार्क को अब भी मनाने की कोशिश होगी। शायद इसीलिए इतने तनावपूर्ण हालात में भी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात करने वाले हैं। खबर है कि अगले सप्ताह यह मुलाकात हो सकती है और इसके लिए खुद डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री ने पहल की है। दूसरा विकल्प है कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन यानी कि COFA मॉडल, जो अमेरिका का सबसे पसंदीदा कूटनीतिक विकल्प है, जिसके तहत ग्रीनलैंड के लोगों को प्रभावित करने की अमेरिका कोशिश करेगा। ट्रंप प्रशासन ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। वहां सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं, जिन्हें आज़ादी के लिए उकसाया जा रहा है और साथ ही हर किसी को कुछ रकम देने का लालच भी दिया जाएगा। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के दावे के मुताबिक व्हाइट हाउस में इस बात पर चर्चा की गई है कि ग्रीनलैंड के हर नागरिक को $10,000 से $1 लाख की रकम दी जाएगी। इस खबर को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी इशारों में संकेत दिया था, कंफर्म किया था कि डील के लिए नए तरीके पर चर्चा जारी है और अगर अमेरिका सभी 57,000 नागरिकों को $1 लाख की रकम देता है तो उसे कुल $6 बिलियन खर्च करने होंगे, यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए। ये रकम अमेरिका के लिए बहुत छोटी सी है, यूक्रेन पर अमेरिका के खर्च किए गए पैसे से भी बहुत कम। ग्रीनलैंड से मिलने वाले खनिज भंडार के सामने ये कुछ भी नहीं है। ऐसे में अगर ग्रीनलैंड के लोग मान जाएं तो फिर एक जनमत संग्रह करवाया जा सकता है और डेनमार्क से आज़ादी के बाद ग्रीनलैंड COFA समझौता साइन कर सकता है और फिर ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र देश दिखेगा और इसकी सुरक्षा और विदेश नीतियों की जिम्मेदारी अमेरिका की हो जाएगी। मतलब ग्रीनलैंड में आज जो हैसियत डेनमार्क की है वो अमेरिका की हो सकती है। लेकिन अब देखिए कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए तीसरा विकल्प जो अमेरिका के पास मौजूद है। ट्रंप की योजना में तीसरा कदम यूरोप में अपने सहयोगियों को मनाना है। इसके लिए उनके पास तुरुप का इक्का यूक्रेन हो सकता है। यूरोप को ग्रीनलैंड के बदले यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। मतलब ट्रंप ये दाव खेल सकते हैं कि अगर ग्रीनलैंड नहीं मिला तो वो यूक्रेन को रूस से नहीं बचाएंगे या नाटो से बाहर आ जाएंगे। फिर पूरी योजना यानी पूरा यूरोप जो पहले से ही पुतिन के खौफ के साए में है, वो चाहे अनचाहे अमेरिका के प्लान को मंजूरी दे सकता है। ये योजना है। वैसे भी बार बार ट्रंप यूरोप को रूस और चीन का डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. If you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia
or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. And I like China. I like Russia. I love the people of China. I love the people of Russia. I get along very well with President Putin, but I'm very disappointed in him. I get along very well with President Xi. I'm going to go over to China in April, but I don't want them as a neighbor in Greenland. Not going to happen. इन सब के बाद अगर तीसरा कदम भी फेल हो जाता है तो अमेरिका आखिरी यानी चौथे विकल्प पर विचार कर सकता है, जो मिलिट्री एक्शन का होगा। अगर इंटरनेशनल फोरम पर अमेरिका की छवि की चिंता ना हो तो अमेरिका के लिए यह सबसे आसान तरीका माना जा रहा है, क्योंकि वो सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी भेजकर भी राजधानी नूक पर अपना दावा कर सकता है। ग्रीनलैंड के फुटोफिक बेस पर पहले से ही 500 अमेरिकी सैन्य अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क के करीब 100 नेशनल गार्ड्स भी हर साल रिसर्च मिशन में मदद करने वहां पहुंचते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन फोर्स आधे घंटे के भीतर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकती है। अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति के पास हमेशा इस विकल्प पर फैसले का अधिकार होता है। बस एक दिन पहले ही ट्रंप ने 2-2 कह दिया है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को आसान तरीके से हासिल नहीं कर पाया तो मुश्किल तरीका वो अपनाएगा। I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. And I'm a man, and by the way, I'm a fan of Denmark too. I have to tell you, and they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also. But we need that. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult. लेकिन अब एक्सपर्ट के मुताबिक समझिए कि अगर अमेरिका ने ठान लिया है तो फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने में उसे कितना वक्त लग सकता है। टाइमलाइन तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन अमेरिकी मिलिट्री पावर और अमेरिकन जो नेवल पावर है वो बहुत मजबूत है। ग्रीनलैंड की जो स्थिति है वहाँ मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा ग्रीनलैंड खुद में रजिस्टर करने की स्थिति में या फिर ग्रीनलैंड को कोई और देश मिलिट्री रेजिस्टेंस के खिलाफ सहयोग देगा। तो अमेरिकी सैन्य और नेवल शक्ति को देखते हुए ये आसान तो होगा, लेकिन इसको कब करेंगे और कैसे करेंगे ये तो ट्रंप सरकार ही बता सकती है। तो ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका के इस नए रुख ने न सिर्फ दुनिया को नए खतरे में डाल दिया है, बल्कि खुद ही दुनिया को 2 धड़ों में बंटने का ऐलान कर दिया है। दूसरे का पता नहीं, लेकिन वो एक धड़े का खुद को बॉस बता रहा है और अमेरिका ने इसका ऐलान दुनिया के सबसे बड़ी संस्था के भीतर किया है। ऑपरेशन वेनेजुएला के बाद जब संयुक्त राष्ट्र में बहस हुई तो यूएन में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्स ने स्पष्ट तौर पर जो बयान दिया वो धरती को 2 हिस्सों में बांटने वाला था। इसमें कहा गया कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध के मामले में किसी की भी नहीं सुनेगा। व्यवहारिक तौर पर यह समझ लीजिए कि पश्चिमी गोलार्ध का मतलब वो रेखा जो दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी दुनिया में। पश्चिमी हिस्से में मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महादेश आते हैं, तो तकनीकी तौर पर यूरोप और वेस्टर्न अफ्रीका का कुछ हिस्सा भी इसमें आता है। इस नक्शे को अगर गौर से देखें तो एक हिस्से में सबसे ताकतवर देश अमेरिका नजर आता है, तो दूसरे हिस्से में चीन है, जिसने हाल के कुछ सालों में वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर निवेश किया है और अमेरिका इसी से गुस्से में है। लिहाजा वो इशारों में चीन को चेतावनी देते हुए ये बता रहा है कि अमेरिका अब पश्चिमी गोलार्ध के इलाके में किसी भी देश की नहीं सुनेगा, यानी वो धमकी दे रहा है और वो भी ताकत के दम पर। तो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जब अमेरिका की ओर से वेनेजुएला में हुए अमेरिकी ऑपरेशन की जानकारी दी जा रही थी, उसमें अमेरिका ने एक तरह से खुद को पश्चिमी दुनिया का स्वयं भू मालिक घोषित कर दिया। जहां अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्स ने कहा, पृथ्वी का पश्चिमी गोलार्ध हमारा इलाका है और अमेरिका इस क्षेत्र में किसी की दादागिरी नहीं चलने देगा। हम पश्चिमी गोलार्ध को अपने देश के दुश्मनों, हमारे और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों के लिए ऑपरेशन के बेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यानी ट्रंप जो शांति के रास्ते पर चलने की दुहाई दे रहे थे, उन्होंने अब खुद ही दुनिया को 2 हिस्सों में बांटकर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली लाइन पर चलने का ऐलान कर दिया है। जिसकी जिस इलाके में ताकत और तूती बोलती है, उसे उस इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने का लाइसेंस मिल जाएगा। तो फिर सवाल है कि पूर्वी दुनिया में आखिर क्या होगा। सवाल है कि अगर पश्चिम में अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा कर चुका है, ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी में है, तो फिर पूरब में अमेरिका किस मुंह से रूस को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए कह सकता है, यानी निकलने के लिए। सवाल तो यह भी है कि अमेरिका किस दलील के साथ चीन को ताइवान पर हमले से रोक सकता है। ये दोनों मैप आप देख रहे हैं।
लिहाजा अब दुनिया को सबसे बड़ी चिंता चीन के एक्शन को लेकर हो रही। क्या चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है? अगर चीन ने ऐसा फैसला किया तो एक्सपर्ट से समझिए कि यह चीन के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल है। जो इस समय जो कर रहा है, ताइवान को एक सिक्योरिटी गारंटी मिली हुई है अमेरिका से। एक ताइवान रिलेशंस एक्ट करके है, जिसको अमेरिकी संसद ने बहुत पहले पारित किया हुआ है, जिसके चलते वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी वो लेते हैं। तो नियम से बंधा हुआ है अमेरिका उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन चीन, हम सब जानते हैं कितना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा नेवल पावर है इन टर्म्स ऑफ शिप्स जो उनके पास है, वॉरशिप्स जो है। तो चीन चाहे तो आसानी से ताइवान को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन वही जो अमेरिका की प्रतिबद्धता है उस नियम के चलते उसको वो बाध्य करती है। एक सवाल यहां यह भी उठ सकता है कि क्या ट्रंप ने पुतिन को भी उकसा दिया है? सवाल है, क्या पुतिन भी अमेरिका के रास्ते पर मादुरो की तरह ज़ेलेंस्की के खिलाफ कोई ऑपरेशन कर सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? ये मुमकिन था 2022 में, जब कीव के बाहर तक उनकी सेना आ गई थी। उनके लिए बहुत आसान होता रिलेटिवली कि वो ज़ेलेंस्की को बंदी बना के वहाँ सत्ता परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अबैंडन किया। भगवान जाने किस लिए किया। वेस्टर्नर्स कहते हैं कि वो डर गए थे कि इसका प्रतिकार करेंगे। लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ ऑपरेशन होगा, क्योंकि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम, उनके सिक्योरिटी सिस्टम, उनका कम्युनिकेशंस पूरी तरह से यूरोप और अमेरिका देता है। तो इस समय तो वो सोचना भी गलत होगा कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। हाँ, जिस तरह के अबैंडन कर दिया है यूरोप को अमेरिका ने या यूक्रेन को अमेरिका ने, उसको देख के ये लग रहा है कि जो 20% भूमि पे वो काबिज हैं, वो शायद कहीं परमानेंटली अपने आप में न मिला लें, रूस में न। यानी खतरा पश्चिम से शुरू हुआ और पूरब तक बढ़ने लगा, इसीलिए इसे वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव का दाव कहा जा रहा है। लेकिन अब समझिए कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कोशिश में किसका दाव भारी पड़ेगा और कौन मात खाता दिख रहा है। मतलब कितनी संभावनाएं और अटकलों की चर्चाएं हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या वेनेजुएला के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड का दाव खेल रहा है? यानी सवाल अमेरिका की मंशा को लेकर है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर आक्रामक रवैये के बाद कोई भी वेनेजुएला की बात नहीं कर रहा। वेनेजुएला नहीं, अब ग्रीनलैंड पर दुनिया की नजरें टिक गई हैं। तो सवाल है कि क्या यह ट्रंप का प्लान भी हो सकता है, ताकि लोग ग्रीनलैंड पर चर्चा करने लगे और वेनेजुएला को भूल जाएं। लोग ट्रंप के आक्रामक रवैये की आलोचना करने में लगे और फिर ट्रंप ग्रीनलैंड की बात छोड़कर सारा फोकस वेनेजुएला पर लगा दें। इस तरह बिना विवाद के वेनेजुएला के पूरे तेल भंडार, मिनरल्स के खजाने पर अमेरिका मालिक बन जाएगा। दूसरा पॉइंट यूरोप की साख को लेकर है। क्या अमेरिका यूरोप पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है? कल तक यूक्रेन के लिए पूरा यूरोप रूस के खिलाफ लड़ रहा था और अमेरिका उसके साथ खड़ा था। तो बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में यूरोप की आंखें अमेरिका की ओर घूम गई हैं। लेकिन ट्रंप अभी लाल आंखें दिखा रहे हैं, ग्रीनलैंड के नाम पर हथियारों तक के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। और कमाल तो यह है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के तुरंत बाद जब यूरोप के कई देश ट्रंप के फैसले पर मौन थे तो उनकी आलोचना हो रही थी। यूक्रेन से तुलना करते हुए वेनेजुएला पर यूरोप के डबल स्टैंडर्ड की बातें हो रही थी। लेकिन जैसे ही ट्रंप की हसरतें ग्रीनलैंड की ओर जागती दिखी तो वही यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा नजर आने लगा। इससे भी यूरोप की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, क्या रूस को उम्मीदों से ज्यादा मिल गया? क्योंकि इस बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर का एक असर यह भी है कि अब 75 साल पुराना नाटो पूरी तरह बिखरने के कगार पर पहुंच चुका है। सवाल है, क्या यही रूस का प्लान था जिसके चलते वो 4 सालों से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को खींच रहा है? क्या ये उनकी युद्ध नीति का अंजाम है? तभी तो इस बात पर आपको आश्चर्य हो रहा था कि जिस यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए 4 सप्ताह भी काफी थे, वो 4 साल आखिर कैसे खिंच गया, कैसे जारी है? चौथा पॉइंट, रूस ने नाटो को तोड़ने का काम कर दिया है क्या? मतलब लोग सोच रहे थे कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध इसलिए शुरू किया कि नाटो कहीं रूस को तबाह ना कर दे। पर अब यह बात भी सोचनी होगी कि रूस ने 4 सालों तक यूक्रेन को खींचकर नाटो को ही तबाही के कगार पर ला दिया। अब भले ही पुतिन की यह सोची समझी रणनीति ना हो, लेकिन मौजूदा हालात तो उनके लिए यूक्रेन पर जीत से भी बड़ी विजय के तौर पर देखी जा रही है। आखिरी पॉइंट यह भी है कि क्या ट्रंप असल में पुतिन को ही जवाब दे रहे थे? क्या ग्रीनलैंड यूक्रेन के बदले जवाब है? क्या वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अपनी कॉलोनी बनाकर ट्रंप रूस को जवाब दे रहे थे, जैसे उसने यूक्रेन के क्रीमिया, लुहांस्क, डोनेस्क समेत कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है?
वेनेजुएला एक इंसिडेंट है जो अभी के मतलब कंटेम्प्ररी हिस्ट्री में अगर माने तो वो सबसे बड़ी घटना होगी, क्योंकि लोग ये मानते थे कि शीत युद्ध खत्म हुआ है, शीत युद्ध के बाद ऐसी कोई घटना नहीं होगी, लेकिन ये घटना देख के लग रहा है कि ऐसी व्यवस्था भी इजाद हो सकती है कि जो बड़ा पड़ोसी है वो अपने छोटे पड़ोसी राज्यों को बुली कर सकता है, और जिस तरह वेनेजुएला में हुआ, लेकिन इससे वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा, मेरा ये मानना है। लेकिन अब समझिए कि क्यों कहा जा रहा है कि नाटो का भविष्य खतरे में पड़ गया है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की मंशा रखने वाले अमेरिका के इस नीयत पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के पीएम फ्रेडरिक दोनों ने निंदा की है। डेनमार्क के पीएम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो इसका मतलब होगा कि नाटो से अमेरिका का गठबंधन खत्म हो जाएगा। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कोई भी हमला नाटो की समाप्ति की वजह बनेगा। 6 जनवरी को भी 8 यूरोपीय देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, डेनमार्क और ब्रिटेन ने संयुक्त बयान जारी कर अमेरिका की निंदा की और कहा कि ग्रीनलैंड यहां के लोगों का है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क से जुड़े मामले पर फैसले का अधिकार ग्रीनलैंड और डेनमार्क का है। संयुक्त बयान में कहा गया कि आर्कटिक क्षेत्र में किसी देश की सुरक्षा का अधिकार नाटो का है। इस संयुक्त बयान पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर मर्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क, स्पेन के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के हस्ताक्षर थे। यह सवाल है कि जिस डेनमार्क की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर है, अगर वही उसकी जमीन पर काली नजर रखता है तो फिर नाटो बचेगा कैसे? अब इस पूरे उलझन के बीच ट्रंप के लिए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाला फॉर्मूला निकालना होगा, यानी ग्रीनलैंड पर कब्जा भी हो और यूरोपीय सहयोगी नाराज भी ना हो। तो आज फैक्ट्स एंड फिगर्स में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।